हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नर्ड। व्याकरण का पूरा हम कोर्स ख़त्म कर रहे हैं, तो इसमें ये थर्ड क्लास है। इससे पहले दो क्लास आ चुकी हैं जिसमें मैंने संज्ञा और सर्वनाम ख़त्म कर दिया है। ये थर्ड वीडियो है जिसमें हम पढ़ेंगे क्रिया। तो बिना किसी देरी के ये कोर्स शुरू करते हैं। तो क्रिया क्रिया क्या होती है? हम जब भी कोई सेंटेंस बनाते हैं या फिर वाक्य बनाते हैं तो कोई ना कोई उसमें कार्य ज़रूर हम दिखाते हैं कि कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है, तो उसी कार्य करने को हम क्रिया कहते हैं, बहुत ही साधारण शब्दों में। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको आप देख सकते हैं। किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो ये दिखाएं कि कार्य हो रहा है और किस प्रकार से हो रहा है, वो शब्द आपको बतलाते हैं, तो वो क्रिया कहलाते हैं। अर्थात मूल धातु के साथ ना प्रत्यय का प्रयोग करने से क्रिया का निर्माण होता है। जब भी हम मूल धातु के साथ हम ना प्रत्यय लगा देंगे, ना प्रत्यय, तो वो क्रिया बन जाएगी। जैसे कि यहाँ पर देखिए, पढ़ एक मूल धातु है, उसके साथ हमने ना प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया? पढ़ना। ऐसे ही लिख एक मूल धातु है, इसके साथ हमने ना प्रत्यय लगाया तो लिखना बन गया। अगर आपके मन में ये दुविधा हो कि प्रत्यय ये क्या होता है, तो साधारण शब्दों में आप समझ लीजिए, जो किसी मूल धातु के साथ पीछे जुड़ता है, किसी भी मूल धातु के साथ पीछे जुड़ता है उसको कहते हैं हम प्रत्यय, और जो आगे जुड़ता है उसको कहते हैं हम उपसर्ग। प्रत्यय और उपसर्ग क्या होते हैं ये हम कभी और पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए हमें क्रिया पढ़ना है, तो हम क्रिया पे फोकस करेंगे। तो क्रिया ये होती है कि मूल धातु के साथ जब भी ना प्रत्यय जोड़ा जाता है तो क्रिया का निर्माण होता है, और क्रिया हमें कार्य करने का जब बोध कराते हैं वो शब्द, वो क्रिया कहलाते हैं। ये आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि क्रिया किसे कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो स्लाइड है, ये जो पूरी स्लाइड है, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपने ये स्लाइड ढंग से पढ़ ली और देख ली तो आपको क्रिया ख़त्म हो जाएगी। आपकी क्रिया बिल्कुल आप समझ जाएंगे क्रिया किसे कहते हैं। तो आपको ये पूरी जो स्लाइड है आपको समझना ज़रूरी है। तो क्रिया के प्रकार इसमें दिए हुए हैं। क्रिया के प्रकार कितने होते हैं? तीन प्रकार होते हैं। तो जो पहला है कर्म के आधार पर क्रिया, फिर दूसरा है प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया, और तीसरा है काल के आधार पर क्रिया। तो ये तीन प्रकार की क्रियाएं होती हैं। तो पहला है कर्म के आधार पर। उसमें कितने कर्म हैं, कर्म है भी कि नहीं है, तो उसको हम कहते हैं कर्म के आधार पर क्रिया। देखिए, अकर्मक क्रिया, फिर दूसरा है सकर्मक क्रिया। तो ये दो प्रकार के क्रिया होती हैं कर्म के आधार पर, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। फिर सकर्मक क्रिया में फिर से दो भेद आ जाते हैं, क्योंकि ये कर्म के साथ है तो उसमें एक कर्म है या फिर द्विकर्म है, जिसको हम बहुकर्मक क्रिया भी कहते हैं। कर्म तो कितने कर्म है उसके अंदर? अकर्मक मतलब उसके अंदर एक भी कर्म नहीं है। सकर्मक मतलब उसके अंदर कर्म है, लेकिन कितने कर्म है? एक कर्म है या बहुकर्म है, तो उसको कहते हैं हम कर्म के आधार पर क्रिया। फिर दूसरा है प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया। तो बहुत सारी होती हैं, जैसे कि सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया, सजातीय क्रिया, सहायक क्रिया। ये होती है आपकी प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया, जिसको हम, आपको कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ये हम सारा अभी बाद में पढ़ेंगे आपको। अभी आपको अगर कन्फ्यूज़न हो भी रहा हो कि बहुत सारा हो गया, समझ में नहीं आ रहा है, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। बाद में हम अभी आपको पूरा समझाऊंगा मैं धीरे धीरे करके। फिर आता है काल के आधार पर क्रिया। काल मतलब क्या होता है? काल का मतलब होता है समय तीन प्रकार के होते हैं, भूतकालिक, वर्तमानकालिक और भविष्यकालिक। तो भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। मतलब भूतकालिक क्रिया मतलब जो पहले हो चुका है,
वर्तमान जो भी चल रहा है, और भविष्यकाली क्रिया जो भविष्य में या फ्यूचर में जो चीज़ अभी होगी। तो ये स्लाइड थी पूरी क्रिया के प्रकार के बारे में। अगर आपने ये ढंग से पढ़ लिया, ये आप स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो और इसको ढंग से पढ़ लो, एक बार याद कर लो, आपकी क्रिया खत्म हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। पहला है कर्म के आधार पर क्रिया, जो कि हमने पढ़ा अभी। कर्म के आधार पर तो हमने पहला पढ़ा था अकर्मक क्रिया। देखिए कर्म के साथ आ जुड़ गया। जब भी हम शब्द का निर्माण करते हैं, जब हम शब्द के विलोम शब्द बनाते हैं, तो कई बार हम शब्द के आगे आ लगा के उसका विलोम शब्द बना देते हैं। कर्म कर्म है, उसके आगे आ लगा दिया, अकर्मक क्रिया मतलब कर्म नहीं है। इसका जो परिभाषा है वो देख लीजिए। जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया बिना कर्म के प्रयुक्त होकर पूरे अर्थ का बोध कराए, अकर्मक क्रिया कहलाती है। बिना कर्म के, आप इस बात को ध्यान रखिए, बिना कर्म के, उसमें कर्म नहीं होगा, लेकिन फिर भी पूरे अर्थ का बोध कराती है, तो उसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। समझा देता हूँ मैं आपको। देखिए मोहन रोता है, मोहन रो रहा है, तो इसमें कर्म की ज़रूरत नहीं है कि मोहन क्या रो रहा है। रोना जो है वो अपने आप में एक पूरी क्रिया है, उसके अंदर कर्म की ज़रूरत नहीं है कि मोहन क्या रो रहा है। आप बता सकते हैं कि मोहन क्या रो रहा है, रो रहा है तो रो रहा है। ऐसे ही सोहन सोता है, सोना भी एक अकर्मक क्रिया है, सोना। अब हम कोई पूछे कि मोहन क्या सो रहा है, अरे मोहन कुछ नहीं सो रहा है, मोहन सो रहा है, तो यानी सोना अपने आप में एक अकर्मक क्रिया है, पूर्णतः क्रिया है, उसके लिए कर्म की आवश्यकता नहीं है। लड़की हंसती है, हंसना अपने आप में एक पूरी क्रिया है, इसके लिए कर्म की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही वह पैदल चलता है, चलना चलना अपने आप में पूरी एक क्रिया है। ऐसे ही चिड़िया आकाश में उड़ती है, यहाँ पर उड़ना क्रिया है। तो ये जो जितनी भी क्रिया मैंने आपको बताई, रोना, सोना, हंसना, चलना या फिर उड़ना, ये सारी की सारी अकर्मक क्रियाएं हैं, इसमें कोई भी कर्म की आवश्यकता नहीं है। आप जो क्रिया है उसमें क्या लगा के पूछ सकते हैं, आप कि प्रश्न लगा सकते हैं क्या क्या। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पर, मोहन रोता है, मोहन क्या रोता है, इसका कोई आपको उत्तर नहीं मिलेगा, क्योंकि जो रोना है वो अपने आप में पूरी क्रिया है। तो मोहन रोता है तो रोता है, इसमें कोई भी क्या की आवश्यकता नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा है सकर्मक क्रिया, इसमें कर्म अब विद्यमान होगा, कर्म इसके अंदर होगा। जैसे कि आप परिभाषा देखिए, जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कर्म के सहित होती है, कर्म के साथ होती है, अर्थात कर्ता और क्रिया कर्म के साथ प्रयुक्त होकर पूरे अर्थ का बोध कराएं, सकर्मक क्रिया कहलाती है। इसके अंदर कर्ता की भी जरूरत होगी और क्रिया के साथ क्रिया कर्म के साथ प्रयुक्त होकर पूरे अर्थ का बोध कराएगी, उसको हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसको अगर आप ये आपको समझ में ना आ रहा हो तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये एक, आप मान लीजिए किताबी भाषा आपको बोल लीजिए, लेकिन किताबी भाषा से हम नहीं समझने वाले हैं, हम बिल्कुल आसान भाषा से समझेंगे कि सकर्मक क्रिया क्या होती है। तो सकर्मक क्रिया, अब देखिए, रानी पुस्तक पढ़ती है। अब पढ़ना देखिए, अब इसमें से आप क्या पूछिए, रानी पढ़ती है, रानी क्या पढ़ती है, रानी पुस्तक पढ़ती है। अब क्या का उत्तर इसके अंदर आ रहा है, तो यानी ये सकर्मक क्रिया है। ऐसे ही विजय खाना पकाता है, अब हम पूछेंगे क्या पकाता है, तो इसके अंदर हमें कुछ ना कुछ तो उत्तर चाहिए होगा कि क्या पकाता है, तो इसका मतलब इसके अंदर सकर्मक क्रिया है। जो ये जो खाना है ये बता रहा है कि पकाता है, क्या पकाता है, खाना पकाता है, तो ये इसके अंदर क्या का उत्तर हमें मिल रहा है। उदाहरण के तौर पर, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। आकाश गाय चराता है, अब देखिए चराता है, कुछ ना कुछ तो वो चराता होगा ना, खुद तो नहीं चरता होगा, तो आकाश गाय चराता है, इसके अंदर हमें क्या का उत्तर मिल रहा है। ये आगे जब स्लाइड आएगी तो ये आप समझ जाएंगे। आगे हम देखते हैं। देखिए अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान, जो कि पहचान के लिए मैंने आपको बताया था कैसे पहचान सकते हैं आप। अब ध्यान से पढ़िएगा इसको। अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए प्रयुक्त क्रिया से क्या, जो कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, क्या के द्वारा प्रश्न किया जाता है। यदि क्या क्या उत्तर मिले लेकिन कर्ता को छोड़कर मिले तो क्रिया सकर्मक क्रिया होती है। यदि क्या क्या उत्तर नहीं मिले तो वो जो क्रिया होती है वो अकर्मक क्रिया होती है। आप कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी वाक्य हो, आप पूछिए उसके अंदर क्या का उत्तर अगर आपको मिल गया तो वो सकर्मक क्रिया है, और क्या क्या उत्तर आपको नहीं मिला तो वो अकर्मक क्रिया है। अब देखिए, बच्चा
घर के भीतर सो रहा है। ठीक है, सो रहा है यानी सोना। क्या सो रहा है? सोना तो अपने आप में सोना है। इसमें तो ये नहीं है कि वह क्या सो रहा है, तो ये एक अकर्मक क्रिया है। ऐसे ही लता बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही है। रोना अपने आप में पूरी क्रिया है, पूरा अर्थ का बोध करा दे रही है। इसके लिए हमें क्या की आवश्यकता नहीं है, क्या के उत्तर की आवश्यकता नहीं है, इसके अंदर हमें पूरा अर्थ का बोध करा रही है रोना, तो ये अकर्मक क्रिया है। किसान पेड़ के नीचे सो रहा है। सोना अपने आप में एक पूरी क्रिया है, तो यह अकर्मक क्रिया है। ऐसे ही पैदल जा रहा है और ऐसे ही हवा में उड़ रहा है। ये आप मत सोचना कि आप सोचें कि इसके अंदर क्या का उत्तर हवा में उड़ रहा है। हवा तो एक ये हवा में उड़ रहा है, यहाँ पर स्थान का ये स्थान दिखा रहा है, ना कि क्या का उत्तर दे रहा है। तो जो उड़ना है वो अपने आप में पूरी क्रिया है, तो उड़ना एक अकर्मक क्रिया है। ये सारी की सारी क्रिया अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। तो ये सारी थी अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। इस दोनों को पहचानने का तरीका ये है, आप वाक्य से पूछिए कि क्या क्या उत्तर आपको मिल रहा है। अगर मिल जाए क्या क्या उत्तर तो सकर्मक क्रिया है। यदि क्या का उत्तर ना मिले तो वो अकर्मक क्रिया है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया हो इतना। तो हमने पहला जो क्रिया का प्रकार था वो था कर्म के आधार पर क्रिया, कर्म के आधार पर क्रिया, जिसमें दो थी, सकर्मक और अकर्मक। तो ये हमने दोनों पढ़ लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सकर्मक क्रिया के भेद, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था, क्योंकि सकर्मक में कितने कर्म हैं ये हमें पता होना चाहिए। उसके अंदर एक कर्म है या फिर द्विव कर्म है, तो ये हमें पता होना चाहिए। अब देखिए, एक कर्मक क्रिया जिसके अंदर एक कर्म होता है सिर्फ, जब किसी वाक्य में क्रिया के साथ एक ही कर्म प्रयुक्त हो तो एक कर्मक क्रिया कहलाती है। सकर्मक क्रिया कौन सी क्रिया होती है? क्रिया होती है जिसके वाक्य के अंदर क्या का उत्तर मिल जाए आपको, उसको हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया में फिर से दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया, जिसको हम बहुकर्मक क्रिया भी कहते हैं। तो पहला एक कर्मक क्रिया, इसके अंदर एक ही कर्म होगा। मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। क्या का उत्तर मिल रहा है हमें? तो ये सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया में कौन सी क्रिया है? जिसमें हमें एक ही कर्म मिल रहा है, पुस्तक। किसान हल से खेत जोतता है। जोतना क्रिया है। क्या जोतता है? खेत। रवि फुटबॉल खेलता है। क्या खेलता है? फुटबॉल। विद्यार्थी पेन से चित्र बना रहे हैं। बनाना क्रिया है। क्या बना रहे हैं? चित्र बना रहे हैं। तो यहाँ पर एक देखिए, आप हर किसी के अंदर यहाँ पर एक आपको उत्तर मिलेगा, एक ही आपको कर्म मिलेगा, पुस्तक और फुटबॉल। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं, द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया कौन सी होती है? जब किसी वाक्य में क्रिया के साथ दो या दो से अधिक कर्म प्रयुक्त हों तो उसे द्विकर्मक या बहुकर्मक क्रिया कहते हैं। यहाँ पर खाली एक ही कर्म प्रयुक्त था, ठीक है, तो इसके लिए एक कर्म है। अब देखते हैं यहाँ पर दो कर्म प्रयुक्त होंगे। कैसे? अध्यापक छात्रों को व्याकरण पढ़ा रहा है। अब देखिए, ध्यान से पढ़िए इसको, ध्यान से इसको देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। पढ़ाना, पढ़ाना क्रिया है, ठीक है। अब देखिए, अध्यापक क्या पढ़ा रहा है? व्याकरण, ठीक है, व्याकरण पढ़ा रहे हैं, व्याकरण पढ़ा रहे हैं। और किसको पढ़ा रहे हैं? छात्रों को पढ़ा रहे हैं। तो किसको पढ़ा रहा है? छात्रों को पढ़ा रहा है। पढ़ाना अपने आप में क्रिया है, पढ़ाना क्रिया है। क्या पढ़ा रहा है? व्याकरण पढ़ा रहा है। लेकिन किसको पढ़ा रहा है? छात्रों को पढ़ा रहा है। यहाँ पर दो कर्म प्रयुक्त हैं। ऐसे देखिए, पिता पुत्र को ज्ञान देता है। देना, देना क्रिया है, और क्या दे रहा है? ज्ञान दे रहा है। किसको दे रहा है? पुत्र को दे रहा है। यहाँ पर मैंने विशेष करके जो नीचे नोट डाला है उसमें देखिए, द्विकर्मक क्रिया को, क्रिया की पहचान के लिए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से क्या और किसको से प्रश्न किया जाता है। अब जब भी आप वाक्य पढ़ेंगे तो आप पूछेंगे क्या और किसको। अगर आपको दोनों का उत्तर मिल गया तो उसमें द्विकर्मक क्रिया है, बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। जैसे कि माता पुत्री को शिक्षा देती है। देना क्रिया है, क्या देती है? शिक्षा। और किसको देती है? पुत्री को। दोनों का उत्तर मिल गया तो कौन सी क्रिया होगी? द्विकर्मक क्रिया। फिर देखिए, मोहन सोहन को पत्र लिखता है। लिखना एक क्रिया है। क्या लिखता है? पत्र। किसको? सोहन को। दोनों का उत्तर मिल गया हमें, तो इसका मतलब द्विकर्मक क्रिया है। फिर इस प्रकार विजय अजय को पुस्तक पढ़ाता है। पढ़ाना क्रिया है।
क्या पढ़ाता है? पुस्तक। किसको? अजय को। हमें दोनों का उत्तर मिल रहा है। क्या का उत्तर मिल रहा है और किसको? दोनों का उत्तर हमें मिल जा रहा है। अगर हमें दोनों का उत्तर मिल जा रहा है तो कौन सी क्रिया होगी? द्विकर्मक क्रिया। सिंपल सी बात समझ में आ गई आपको। लेकिन अब इसके अंदर एक मान लीजिए रूल है या लॉजिक है, कुछ भी आप समझ लीजिए, वो आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि उसी से क्वेश्चन आता है जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा, आप ध्यान से पढ़िएगा इसको, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। यदि किसी वाक्य में देने का बोध आ रहा हो और दान दिया जा रहा हो, ठीक है, देने का बोध आ रहा हो और दान दिया जा रहा हो, ध्यान रखना शब्दों को, दान दिया जा रहा हो, तो वहाँ क्या और किसको दोनों का उत्तर मिलने पर भी एक कर्मक क्रिया होती है। ठीक है, इतना ध्यान रखिए। अब को उपसर्ग के साथ प्रयुक्त शब्द कर्म कारक न बनकर होकर संप्रदान, इसको कोई बात नहीं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि को उपसर्ग के साथ प्रयुक्त होकर शब्द कर्म कारक ना होकर संप्रदान कारक बन जाता है, तो वहाँ पर कर्म कारक नहीं होता, वहाँ पर संप्रदान कारक बन जाता है जब हम दान देने का बोध देते हैं। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप इसको हटा सकते हैं, अभी आप भूल जाओ इसको, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप क्या ध्यान दीजिए कि वहाँ दान देने का वहाँ पर बोध हो रहा होगा, दान देने का। देखिए ध्यान से, राजा ने ब्राह्मण को गाय दी। अब देखिए, देना एक क्रिया है, ठीक है, देना एक क्रिया है, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, देना एक क्रिया है, ठीक है, ये क्रिया है, ठीक है। क्या दी? गाय दी। किसको दी? ब्राह्मण को दी। दोनों का उत्तर मिल गया। द्विकर्मक क्रिया होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर दान दे रहा है। जब राजा ब्राह्मण को गाय देगा तो वापस तो नहीं लेगा, दान दे रहा है ना। अगर दान देने का बोध आ रहा है तो वहाँ पर एक कर्मक क्रिया होगी। बेशक वहाँ पर क्या का उत्तर भी मिल जाए आपको, किसको दे रहा है उसका भी उत्तर मिल जाए, फिर भी वहाँ पर एक कर्मक क्रिया होगी। अगर दान दिया जा रहा है, ध्यान रखिए, अगर दान दिया जा रहा है। दूसरा देखिए, मोहन भिखारी को खाना दिया। देना क्रिया है, क्या दिया? खाना। किसको? भिखारी को। दोनों का हमें उत्तर मिल गया, लेकिन क्योंकि ये दान दे रहा है इसलिए एक कर्मक क्रिया होगी। इसी प्रकार मोहन ने सोहन को 100 रुपये दिए, उधार दिए होंगे, दान दे दिए होंगे, ठीक है, हम यहाँ पर मान लेते हैं उसको दे दिए, तो देना क्रिया है, क्या दिया? रुपये दिए। किसको दिए? सोहन को दिए। तो यहाँ पर एक कर्म क्रिया होगी, क्योंकि यहाँ पर दान देने का बोध आ रहा है, यहाँ पर भी दान देने का बोध आ रहा है, ठीक है। पिता ने पुत्र को 100 रुपये दिए। अब देखिए, मान लीजिए कोई पिता है और उसका बेटा उनसे पैसे मांगने के लिए आया कि पापा मुझे 100 रुपये चाहिए। अब बताइए, क्या पिता अपने पुत्र को दान देगा? कभी नहीं, क्योंकि पिता का तो कर्तव्य है ना कि अपने बेटे का पालन पोषण करे, उनको दे, उनकी ज़रूरतें उनकी पूरा करे। यहाँ पर तो कोई दान देने का बोध नहीं आ रहा, तो यहाँ पर होगी द्विकर्मक क्रिया, जो कि होती है, जो कि हमेशा होती है, क्योंकि इसमें क्या का भी उत्तर मिल रहा है और किसको भी उत्तर आपको मिल रहा है, लेकिन दान नहीं दिया जा रहा है। दान, ये जो दान है ये नहीं दिया जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया होगी, सिंपल। माता जी ने भिखारी को कपड़े दिए। देना क्रिया है, क्या दिए? कपड़े दिए। किसको दिए? भिखारी को। भिखारी को दान ही देंगी, वापस तो नहीं लेंगी, तो एक कर्मक क्रिया, क्योंकि यहाँ पर भी दान देने का बोध आ रहा है। फिर पांचवा, ध्यान से देखिए, माता जी ने धोबी को कपड़े दिए। देने का बोध आ रहा है ना, और जो देना है वो क्रिया है, क्या दे रहा है? कपड़े दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? धोबी को। अगर कोई व्यक्ति धोबी को कपड़े दे रहा है तो क्या उसको दान दे रहा है? धोबी को तो कपड़े इसलिए देते हैं ना कि वो धो के वापस कर देगा, या फिर उसको इस्त्री करके प्रेस करके वापस दे देगा, इसलिए देते हैं, तो दान तो नहीं देते। तो अगर दान देने का बोध नहीं आ रहा है तो वो द्विकर्मक क्रिया कहलाएगी। समझ में आ गया आपको? आशा करता हूँ कोई दिक्कत नहीं आई होगी। फिर से एक बार बता देता हूँ मैं आपको, क्या और किसको वाक्य में इन दोनों का प्रश्न मिल जाए तो द्विकर्मक क्रिया होती है। सिंपल, समझ में आ गया? अगर ना मिले तो एक कर्मक क्रिया होती है, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर दान दिया जा रहा हो तो वहाँ पर एक कर्मक क्रिया होती है। ध्यान देना इस बात को, दान दिया जा रहा हो, अगर दान दिया जा रहा हो तो एक कर्मक क्रिया होती है, और अगर दान नहीं दिया जा रहा हो और दोनों का उत्तर मिल जाए तो सिंपल
द्विकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, समझ में आया इतना? अब आगे बढ़ते हैं। एक आपको एक विशेष के तौर पर बात बता देता हूँ। वैसे आपको ऐसा कुछ ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में ये नहीं आता है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए क्या है ये। देखिए, यदि किसी वाक्य में दो कर्म प्रयुक्त हों तो जो कर्म पहले प्रयुक्त होगा वह सजीव परसर्ग सहित और गौण कर्म होगा। गौण मतलब चलो गौण मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है अभी थोड़ी देर में। तथा बाद में प्रयुक्त कर्म निर्जीव परसर्ग रहित और मुख्य कर्म होगा। देखिए, कभी गौण में मैं आपको समझा रहा था गौण क्या होता है और मुख्य क्या होता है। कभी कहानी में देखिए, कभी कभी ना कहानी में हमेशा कुछ मुख्य पात्र होते हैं, जो कि मान लीजिए हीरो हीरोइन, नायक नायिका, लेकिन कुछ ऐसे पात्र होते हैं जो उनके सपोर्टिंग एक्टर होते हैं। वो मुख्य नहीं होते लेकिन सपोर्टिंग एक्टर होते हैं, तो उनको हम कह सकते हैं गौण। हम उनको कह सकते हैं कि वो गौण पात्र हैं। वो मुख्य पात्र नहीं है, वो गौण पात्र हैं, सपोर्टिंग एक्टर हैं वो खाली। वो कभी कभी पूरी फिल्म में 2 सीन में 3 सीन में आ जाएंगे और फिर वो अपना काम करके चला जाएंगे। तो ऐसे ही गौण होता है और एक मुख्य होता है। ठीक है, अब देखिए, ये है पूरा वाक्य। रमेश गाय को चारा डालता है। डालना क्रिया है, क्या डालता है? चारा। किसको? गाय को। यहाँ पर क्या बताया गया था? जो कर्म पहले आता है वो कैसा होता है? सजीव होता है। तो जो गाय हैं, गाय सजीव होती है, गाय मरी तो नहीं होती, गाय तो निर्जीव नहीं है, सजीव है। परसर्ग सही होती है, परसर्ग सहित होती है। परसर्ग क्या होता है? ये को है ना, ये सारे परसर्ग होते हैं। को आ रहा है इसके साथ, तो ये परसर्ग है। और गौण कर्म है, ये मुख्य होगा, माफ़ कीजिएगा, मुख्य नहीं, ये मुख्य जो होगा ये होगा मुख्य, और ये खाली सपोर्टिंग के लिए होगा। आपको समझाता हूँ मैं कैसे। मान लीजिए आप इसको ना हटा दीजिए, फॉर एग्जांपल हम इसको हटा देते हैं, ये जो गाय हैं इसको हटा देते हैं। रमेश चारा डालता है, इतना बोल सकते हैं ना हम। इसके अंदर ये तो नहीं है कि अगर चारा डालता है तो जाहिर सी बात है गाय को डालता होगा, किसी इंसान को तो चारा नहीं डालता होगा। अब हम इसको गाय को हटा सकते हैं, गाय को। रमेश चारा डालता है, इसका मतलब गाय को डालता होगा। तब भी ये जो वाक्य है बन रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वाक्य नहीं बन रहा है। अगर मैं इस गाय को हटा दूंगा तब भी वाक्य बन जाएगा, अर्थ बन जाएगा। ठीक है, इसलिए गौण कर्म है। अब दूसरा, चारा, ये निर्जीव होता है हमेशा, चारा निर्जीव है। परसर्ग रहित होता है, इसके साथ कोई भी परसर्ग नहीं लगा हुआ, और ये मुख्य कर्म होता है। अब देखिए, अब मैं इसको चेंज करता हूँ, अब मैं चारा हटा देता हूँ। रमेश गाय को डालता है। रमेश गाय को क्या डालता है? रमेश जरूरी नहीं है रमेश चारा ही डाले, रमेश बहुत कुछ डाल सकता है। गाय को रोटी डाल सकता है ना, गाय को गड्ढे में डाल सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन अभी हमें पूरा इसका अर्थ नहीं मिल पा रहा है। अगर हम इसको हटा देंगे, अगर हम जो दूसरा वाला है, दूसरे वाले कर्म को हटा देंगे, 2 कर्म है यहाँ पर, गाय को और चारा, अगर हम दूसरा वाला कर्म हटा देंगे तो हमें अर्थ का जो वाक्य है उसका पूरा बोध नहीं निकलेगा। तो हमें ज़रूरी है कि दूसरा वाला जो कर्म है वो होना चाहिए। तो ये आपको, बस मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा था, ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो पहला कर्म होता है ये सजीव होता है, परसर्ग सहित होता है और गौण कर्म होता है। जो दूसरा होता है वो निर्जीव होता है, परसर्ग रहित होता है और मुख्य कर्म होता है। ये आपको पता होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हम जो ये जो वीडियो है ये पार्ट 1 है। ठीक है, इसको मैं 2 पार्ट में लेके आऊँगा क्योंकि थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फिर आप पढ़ोगे नहीं, फिर कन्फ्यूज़न में फिर आप स्किप कर दोगे, फिर आप पढ़ नहीं पाओगे। तो इसके लिए पार्ट 1 है, और जो इसके बाद हैं, जो हम प्रयोग और रचना के आधार पर कितनी क्रियाएं होती हैं वो हम पढ़ेंगे, और उसके बाद काल के आधार पर कितनी क्रिया होती हैं वो हम पढ़ेंगे। तो आप ये वीडियो देखिए, और वीडियो में कोई भी दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। जब तक के लिए वीडियो देखिए, और कोई भी दिक्कत है आप मुझसे पूछ लीजिए नीचे कमेंट में। कोई भी अगर आप नहीं समझ में आ रहा है तो मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको ज़रूर उत्तर दूंगा। तो और इसी तरह आप वीडियो को अगर पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। कुछ आपको सजेशन देने हैं, कुछ आपको बताना है कि वीडियो में ये गड़बड़ी है, ऐसे पढ़ा सकते हैं, वैसे पढ़ा सकते हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं। बाकी आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम दूसरी वीडियो में, जिसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, उस पार्ट में मैं आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय, कीप स्टडिंग, थैंक यू।